हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो हमारा टॉपिक चल रहा था मेवाड़ का इतिहास, उसको आज हम आगे बढ़ाते हैं। देखो, लास्ट में हमने पढ़ा था राणा मोकल। राणा मोकल की हम कुछ बात करें तो इनका पिता का नाम राणा लाखा था और राणा लाखा की जो विवाह हुआ था वो हंसाबाई के साथ में हुआ था और इस शर्त के साथ हुआ था कि जो हंसाबाई का बड़ा पुत्र होगा वही आगे चलकर मेवाड़ का शासक बनेगा। ठीक है, तो शासक कौन बना? राणा मोकल बना। राणा मोकल की हमने कई बातें जानी थी कि राणा मोकल का जब शासक बना था तो इसका संरक्षण पहले कौन था? राणा कुंवर चूड़ा इसका संरक्षक था। लेकिन हंसाबाई के अविश्वास करने पर जो है कुंवर चूड़ा कहाँ पर चला गया था? तो वो मांडू के सुल्तान के यहाँ चला गया था और पीछे से अपने भाई को छोड़कर गया था जिसका नाम था राघवदेव। इन सभी बातों को हमने जान लिया था। ठीक है, इसके बाद में जो है राणा मोकल ने एक समदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। समदेश्वर मंदिर वास्तविक में कौन सा मंदिर था? जो त्रिभुवन मंदिर था उसका निर्माण तो करवाया था परमार राजा भोज ने। ठीक है, लेकिन इसका जीर्णोद्धार किसने करवाया था? तो राणा मोकल ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। बाद में यही मंदिर आगे चलकर समिद्वेश्वर मंदिर के नाम से विख्यात हुआ। एक बार राणा मोकल कहाँ पर थे? गुजरात अभियान पर गए हुए थे और वहाँ पर चाचा व मेरा यानी कि खेता के दो दासी पुत्र थे जिनका नाम था चाचा और मेरा। चाचा और मेरा ने मोकल की हत्या कर दी थी। लेकिन ध्यान रखना है तुम्हारे को साथ में यहाँ पर कि जो चाचा और मेरा थे इनके भी दो पुत्र थे जिनका नाम था महपा और अक्का, यानी कि महपा पंवार और अक्का, ये दो व्यक्ति और शामिल थे। चाचा और मेरा के जो पुत्र थे उनका नाम था महपा और अक्का, ये भी जो है राणा मोकल की हत्या में शामिल थे। इसके बाद में देखो, आज हम बात करते हैं, आज का जो हमारा मुख्य टॉपिक है, राणा मोकल के बाद में राणा बनता है या महाराणा बनता है कुंभा। ठीक है, 1433 में शासक बना, बहुत इंपॉर्टेंट शासक है क्योंकि स्थापत्य कला का जनक किसको कहते हैं राजस्थान में? तो राणा कुंभा को ही कहते हैं। ठीक है, स्थापत्य कला का जनक। ठीक है, बात करेंगे हम सभी बातों के बारे में जानेंगे। तो आज का हमारा शासक है राणा कुंभा। कौन है? राणा कुंभा। राणा कुंभा का पिता कौन है? सबसे पहले पिता जाने तो पिता है राणा मोकल। कौन है? राणा मोकल राणा कुंभा का क्या है? पिता। इसके शासनकाल की हम बात करें तो 1433 में इनका शासनकाल शुरू हुआ और 1468 तक ये शासक बने थे। इंपॉर्टेंट है इनका शासनकाल, आपको ध्यान रखना है कि राणा कुंभा का शासनकाल कब शुरू हुआ था? 1433 में ये शासक बने थे और कब तक शासक रहे ये? 1468 तक ये शासक रहे थे। इनका पिता कौन है? राणा मोकल है। अब हम इनकी माता की बात करते हैं कि माता कौन है? तो इनकी माता है सौभाग्य देवी। सौभाग्य देवी। जो राणा मोकल था उनका विवाह होता है, विवाह परमार रानी, यानी कि राणा मोकल का विवाह परमार रानी सौभाग्य देवी के साथ में हुआ था। और सौभाग्य देवी का पुत्र कौन था? राणा कुंभा था। ध्यान रह जाएगा कि राणा मोकल का विवाह परमार रानी सौभाग्य देवी के साथ में हुआ और सौभाग्य देवी के जो पुत्र हुआ था उसका नाम था राणा मोकल। तो ये राणा मोकल के पिता है राणा कुंभा के पिता है राणा मोकल और उसके बाद में इनकी माता का नाम क्या है? सौभाग्य देवी। देखो, आगे हम बात करें तो मोकल की जब हत्या की गई तो मोकल की हत्या किसके द्वारा की गई थी? तो मोकल की हत्या चाचा व मेरा के द्वारा की गई थी, यानी कि मोकल की हत्या किसके द्वारा? खेता के पुत्र चाचा व मेरा के द्वारा की गई थी। अब देखो, जब मोकल की हत्या की गई थी उस समय राणा कुंभा कहां पर था? यानी कि कुंभा राणा नहीं बना था उस समय, तो कुंभा कहां पर था? तो कुंभा बैठा था जिलवाड़ा में। कुंभा कहां पर था? यानी कि कुंभा था जिलवाड़ा में। अब देखो, कुंभा इसकी राणा मोकल की जब हत्या की गई उस समय कुंभा कहां पर था? जिलवाड़ा में। तो जो मोकल के सरदार थे, मोकल के समर्थक सरदार थे, वो कुंभा को कहां पर ले आते हैं? चित्तौड़ ले आते हैं और राणा घोषित कर देते हैं। यानी कि कुंभा किसके? मोकल के
ठीक है। इसको सुरक्षित कहाँ पर ले आते हैं? चित्तौड़। और राणा घोषित, देखो जब मोक्कल की हत्या की गई, खेता के दासी पुत्र चाचा व मेरा के द्वारा, चाचा के मेरा के साथ में इनके पुत्र भी शामिल थे जिनका नाम था महपा, पंवार और अक्का। ठीक है, 4 लोग शामिल थे, चाचा, मेरा, महपा, पंवार और अक्का। ठीक है, जब इसकी हत्या की गई मोक्कल की, उस समय कुंभा कहाँ पर था? तो कुंभा था बेटा जिलवाड़ा में। कहाँ पर था? जिलवाड़ा में। जिलवाड़ा की नाल कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में। ध्यान रखना है कि जिलवाड़ा की नाल कहाँ पर स्थित है, तो जिलवाड़ा में कुंभा वहाँ पर था। तो जब इसकी हत्या की गई तो जो मोक्कल के समर्थक थे, समर्थक सरदार जो है आपके कुंभा को लेकर चित्तौड़ पहुंचते हैं और चित्तौड़ का शासक किसको बना देते हैं? चित्तौड़ का राणा है जो आपके कुंभा को घोषित कर देते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा इनके कुछ उपनाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। राणा कुंभा के कुछ उपनाम आते हैं, उनको हम जानते हैं कि राणा कुंभा के कौन कौन से उपनाम आते हैं। देखो सबसे पहले इनको बोला जाता है नव्य भारत। क्या बोला जाता है? नव्य भारत। ठीक है, चलो हम इधर ले लेते हैं, इसको रब करके आगे हम ले लेते हैं एक साथ। देखो नव्य भारत ये कहाँ पर कहा गया है? तो राणा कुंभा को नव्य भारत कहा जाता है। ये कहा गया है बेटा आपके कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में राणा कुंभा को नव्य भारत कहा गया है। इसके बाद में इनको कहा जाता है हिंदू सुल्तान। किसने कहा था? मुस्लिम शासकों के द्वारा। मुस्लिम शासकों के द्वारा इनको कहा गया है हिंदू सुल्तान। इसके बाद में इनको कहा जाता है राणा रासो। इसको महाराणा कुंभा को राणा रासो कहा जाता है। ये कहाँ पर कहा गया है? तो साहित्यकारों के द्वारा राणा कुंभा को राणो रासो कहा गया है। इसके बाद में हम बात करें हिंदू सुल्तान की, हम बात कर चुके हैं। इसके बाद में हम बात करें अभिनव भट्टाचार्य। संगीत प्रेमी होने के कारण, संगीत प्रेमी, राणा सांगा का संगीत प्रेमी होने के कारण इनको कहा जाता है अभिनव भट्टाचार्य। अब देखो यहाँ पर एक शब्द आया संगीत प्रेमी, तो कुंभा संगीत प्रेमी था तो किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करता था? तो ध्यान रखना कुंभा वीणा वाद्य यंत्र का प्रयोग करता था। किसका? वीणा वाद्य यंत्र बजाता था। कौन? राणा कुंभा वीणा वाद्य यंत्र बजाता था, संगीत प्रेमी था। इसके बाद में देखो हम बात करें नव्य भारत हो गया, हिंदू सुल्तान हो गया, इसके बाद राणो रासो हो गया, अभिनव भट्टाचार्य हो गया। अब देखो दान गुरु, चाप गुरु, छाप गुरु, परम गुरु, शैल गुरु, हाल गुरु, राजगुरु। देखो ये इतनी उपाधियां है राणा कुंभा के पास। राणा कुंभा के पास में बहुत सारी उपाधियां है, आपको पूरी उपाधि जाननी है। नव्य भारत राणा कुंभा को कहा जाता है। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए राणा कुंभा की क्या क्या उपाधियां है। तो राणा कुंभा के पास में बहुत सारी उपाधियां हैं। इनमें पहली उपाधि है राणा कुंभा के पास में नव्य भारत। राणा कुंभा को नव्य भारत कहा गया है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में। इसके बाद में हिंदू सुल्तान कहाँ पर कहा गया है? राणा कुंभा को मुस्लिम शासकों के द्वारा जो है राणा कुंभा को हिंदू सुल्तान कहा गया है। इसके बाद में राणो रासो, साहित्यकारों के द्वारा कुंभा को राणो रासो कहा गया है। इसके बाद में हम बात करें अभिनव भट्टाचार्य। राणा कुंभा संगीत प्रेमी था, संगीत प्रेमी होने के कारण राणा कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य कहा गया है। इसके बाद में इनको दान गुरु, चाप गुरु, छाप गुरु, परम गुरु, शैल गुरु। ठीक है, इसके बाद में हाल गुरु और राजगुरु। ये जो सारी की सारी उपाधियां हैं वो राणा कुंभा की उपाधियां हैं। एक बार आप इनको देख लीजिए। ठीक है, इसके बाद में हम आगे चलते हैं। अब देखो बेटा जो कुंभा था, कुंभा के सामने शासक बन गया कुंभा, तो कुंभा के सामने 2 समस्याएं थी।
कौन कौन सी? कुंभा के सामने दो समस्याएं थी। पहली समस्या थी बेटा अपने पिता की, इसके पिता की हत्या जिसने की है वो कौन था? चाचा और मेरा। चाचा और मेरा राणा कुंभा के सामने पहली समस्या थी, ठीक है। दूसरी समस्या थी जब हंसाबाई का विवाह हुआ था लाखा के साथ में, तो हंसाबाई के साथ में उसका भाई राव रणमल कहाँ पर आ गया था? मेवाड़ में आ गया था, और वो मेवाड़ में राठौड़ीकरण कर रहा था। यानी कि मेवाड़ के आंतरिक इतिहास में वो अपने राठौड़ों की चला रहा था, अपनी दादागिरी चलाता था। कौन? रणमल, ठीक है। तो इसके सामने दो समस्या थी, एक तो चाचा और मेरा, दूसरी समस्या थी रणमल। देखो अब उन दोनों का निपटारा किया जाएगा। इसके सामने दो समस्याएं थी बेटा। पहली समस्या थी वो चाचा और मेरा की थी। किसकी थी? चाचा और मेरा की पहली समस्या थी। और दूसरी समस्या थी राव रणमल। देखो मैं बता देता हूँ आपको फिर से। जो चाचा और मेरा थे वो खेता के दो दासी पुत्र थे। उन्होंने इसके पिता यानी कि कुंभा के पिता मोकल की हत्या की थी, ठीक है। इस कारण इनका निपटारा किया जाएगा पहले, इसके बाद में रणमल का निपटारा किया जाएगा। अब रणमल कौन है? तो रणमल है हंसाबाई का भाई था, ठीक है। देखो इसने क्या किया, कुंभा बड़ा दिमागधारी व्यक्ति था, ठीक है। तो इसने क्या किया, ये दोनों ही दुश्मन है, चाचा और मेरा भी दुश्मन है और रणमल दुश्मन है। तो इसने क्या किया, इन दोनों को लड़वाना शुरू किया। इसने क्या किया, जो हमने पढ़ा था कि चुंडा कहाँ पर चला गया था? मांडू के सुल्तान के यहाँ चला गया। तो पीछे किसको छोड़कर गया था? मेवाड़ के संरक्षण के लिए अपने भाई राघव देव को छोड़कर गया था। तो देखो कुंभा ने रणमल के साथ में राघव देव को भेजा। राघव देव इन दोनों को किसके विरोध में भेजा? चाचा और मेरा के विरोध में भेजा। यानी कि रणमल व राघव देव को चाचा व मेरा के विरोध में भेजता है कि इन दोनों में से कोई ना कोई तो मारा जाएगा, दोनों ही हमारे सामने समस्या है। तो देखो चाचा और मेरा, जब इनको भेजा गया, चाचा और मेरा की यहाँ पर हत्या कर दी गई। लेकिन जो रणमल था उसने एक कार्य यहाँ पर गलत कर दिया बेटा। क्या गलत किया कि जो राघव देव था यानी कि चुंडा का, कुंवर चुंडा का जो भाई था राघव देव, इसकी भी यहाँ पर हत्या कर देता है, ठीक है। इस कारण यह भी इसका विरोधी हो गया। ध्यान से समझना, कुंभा के सामने दो समस्याएं थी, पहली तो चाचा और मेरा और दूसरी थी आपके राव रणमल। तो इसने क्या किया, राघव देव के साथ में राव रणमल को किसके विरोध में भेजता है? चाचा और मेरा के विरोध में भेजता है। तो चाचा और मेरा की तो हत्या हो गई थी, ठीक है। जब हत्या हुई तो यहाँ पर महपा और अक्का थे। कौन थे? महपा और अक्का कहाँ पर भागकर चले जाते हैं? गुजरात भागकर चले जाते हैं। उसकी हम बात करेंगे। यही आगे चलकर गुजरात और मेवाड़ का विवाद का मुख्य कारण बन जाएगा। तो चाचा और मेरा की यहाँ पर हत्या हो गई। इसके बाद में रणमल ने क्या किया? रणमल ने यहाँ पर एक गद्दारी की। जो कुंवर चुंडा का पुत्र था, कुंवर चुंडा का भाई, पुत्र नहीं, कुंवर चुंडा का भाई था राघव देव की भी ये हत्या कर देता है। इसके बाद में देखो दूसरी समस्या है रणमल। कौन सी है? रणमल। अब रणमल को भी निपटा जाएगा। तो रणमल को कैसे निपटा जाएगा उसके बारे में हम देखते हैं। पहली समस्या हो गई पूरी। अब देखो रणमल को कैसे समस्या का समाधान किया जाएगा। अब देखो जैसे ही राघव देव की हत्या हुई बेटा, यानी कि कुंवर चुंडा का भाई है राघव देव की जैसे ही हत्या हुई, इनकी माता कौन है? सौभाग्य देवी के कहने पर और अन्य सरदार थे, यहाँ के जो सरदार थे, कुंभा के जो अन्य सहयोगी सरदार थे, उनके कहने पर और अपनी माता सौभाग्य देवी के कहने पर कुंभा ने राघव देव का जो भाई था, कौन सा? कुंवर चुंडा को बेटा कहां पर बुला लेता है वापस? जो कुंवर चुंडा को वापस मेवाड़ बुलाया जाता है। क्या किया जाता है? मेवाड़ बुलाया जाता है, ठीक है। मेवाड़ बुलाया जाता है। अब देखो जो हमारे सामने था रणमल का अब होगा दमन। क्या होगा? रणमल का दमन किस प्रकार से हुआ? कुंवर चुंडा को वापस बुला लिया गया। किसके कहने पर? राणा कुंभा के जो सहयोगी सरदार थे उनके कहने पर और अपनी माता सौभाग्य देवी के कहने पर कुंवर चुंडा को वापस बुला लिया गया। क्यों बुला लिया गया? क्योंकि ये रणमल था ना, एक रणमल ने एक गद्दारी की थी। वो ये की थी कि इसके भाई राघव देव की हत्या कर दी। तो इसको लगा कि कहीं ना कहीं ये जो है ना, ये मेवाड़ में
शक्तिशाली होता जा रहा है। तो इसको कौन दबा सकता है? तो इसको दबा सकता है कुंवर चुंडा। तो देखो क्या किया गया, क्या योजना आती है कि रणमल की कैसे हत्या की गई, इसके बारे में हम जानते हैं कि रणमल की एक प्रेमिका थी, प्रेयसी। प्रेयसी यानी प्रेमिका को क्या बोलते हैं? प्रेयसी, जिसका नाम था भारमली। यानी कि रणमल की एक प्रेमिका थी, रणमल की एक प्रेयसी थी, जिसका नाम था बेटा आपके भारमली। तो भारमली के सहयोग से इसको क्या किया गया? भारमली के सहयोग से रणमल को हेवी दारू पिलाई गई, यानी कि शराब पिलाई गई। भारमल को अधिक शराब पिलाई गई और 1438 में इसकी क्या कर दी गई बेटा? हत्या कर दी गई। इस प्रकार से हुआ था, यानी कि कुंभा के द्वारा रणमल का दमन कर दिया गया 1438 ईस्वी में। देखो आगे हम बात करते हैं। अब देखो रणमल का दमन हो गया, अब कुंवर चुंडा को बुलाया गया है, कुंवर चुंडा को वापस लाया गया है। तो कुंवर चुंडा को एक विशेष कार्य दिया गया मंडोर का, यानी कि कुंवर चुंडा ने मंडोर पर क्या कर लिया बेटा? मंडोर क्या थी? राठौड़ों की राजधानी। किसकी? राठौड़ों की क्या थी बेटा? राजधानी। यानी कि राठौड़ों की राजधानी मंडोर पर अधिकार कर लिया। ठीक है, यानी कि कुंवर चुंडा ने मंडोर, राठौड़ों की जो राजधानी थी मंडोर, उस पर अधिकार कर लेता है। कौन? कुंवर चुंडा। इसके बाद में 1453 ईस्वी में राव रणमल का पुत्र का क्या नाम है? राव जोधा। 1453 ईस्वी में राव जोधा के द्वारा मंडोर पर क्या कर लिया जाता है बेटा? अधिकार। मंडोर पर अधिकार कर लिया जाता है। देखो ध्यान से समझना, कुंवर चुंडा को वापस बुलाया गया मेवाड़ में। कुंवर चुंडा आते ही एक विशेष प्रकार का कार्य करेगा, वो ये करेगा कि जो राठौड़ों की राजधानी थी मंडोर, उस पर अधिकार कर लेगा। ठीक है, और इस राठौड़ों की राजधानी पर अधिकार कर लिया। ठीक है, कब कर लिया? 38 में। इसके बाद में 1453 में वापस जो रणमल था, राव रणमल, उसका पुत्र राव जोधा था। राव जोधा ने पुनः मंडोर पर अधिकार कर लिया। और कितने वर्षों के बाद में? तो 15 वर्षों तक बेटा इस पर किसका अधिकार रहा? कुंवर चुंडा का इस पर अधिकार रहा, यानी कि मेवाड़ के नियंत्रण में यह रहा। इसके बाद में बेटा इनके मध्य 1453 में एक विशेष प्रकार का कार्य होगा, यानी कि आवल बावल की संधि हुई थी बेटा, मेवाड़ मारवाड़ संधि, जिसको हम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? आवल बावल की संधि या मेवाड़ मारवाड़ की संधि। देखो इंपॉर्टेंट है, यदि हम मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे हैं तो इंपॉर्टेंट है बेटा। ये मेवाड़ के इतिहास में क्या है? आवल बावल की संधि। आवल बावल की संधि। कब हुई थी? आवल बावल की जो संधि हुई थी 1453 में, यानी कि मंडोर पर जब राव जोधा के द्वारा पुनः अधिकार किया गया, उसी समय ये आवल बावल की संधि हुई थी बेटा। इसका क्या बोल सकते हैं हम? इसको बोल सकते हैं मेवाड़, यानी कि मेवाड़ मारवाड़ की संधि। आपके सामने किसी भी प्रकार से ये पूछा जा सकता है कि मेवाड़ मारवाड़ की संधि कब हुई थी? 1453 में। या आपसे पूछ सकता है आवल बावल की संधि कब हुई थी? 1453 में। अब देखो किस किस के क्या इसमें क्या क्या घटना हुई, क्या काम हुई है। तो इसका जो मुख्य केंद्र था, मेवाड़ मारवाड़ की जो संधि हुई है या आवल बावल की जो संधि हुई है बेटा, उसका मुख्य केंद्र उस समय था सोजत। कहाँ पर पड़ता है? पाली में। सोजत कहाँ पर था बेटा? पाली में। यानी कि इस संधि का मुख्य केंद्र क्या था? ये आपके सोजत पाली था। अब देखो इसमें एक बात निर्धारित की गई, खेजड़ी और आम, कि जहां पर जिस क्षेत्र में सर्वाधिक क्या होगी? ठीक है, जिस क्षेत्र में सर्वाधिक क्या होगी बेटा? आपकी खेजड़ी होगी, वो क्षेत्र कौन सा होगा? मारवाड़ का होगा। ठीक है, और जिस क्षेत्र में सर्वाधिक क्या होंगे? आम। जिस क्षेत्र में सर्वाधिक खेजड़ी के पेड़ होंगे वो क्षेत्र कौन सा होगा? मारवाड़ होगा। और जिस क्षेत्र में सर्वाधिक आम के वृक्ष होंगे या पेड़ होंगे वो किसका अंडर होगा या किसका क्षेत्राधिकार होगा? तो मेवाड़ का होगा। किसका होगा? मेवाड़ का होगा। अब देखो इसमें एक और विशेष कार्य होता है कि
किस किस के मध्य हुई है? तो ये जो संधि हुई है आपके इधर तो है कुंभा, कौन था? मेवाड़ का शासक कुंभा है, और उधर है यानी कि राठौड़ों में कौन है? राठौड़ों की तरफ है बेटा राव जोधा, कौन था? राव जोधा, लेकिन राव जोधा, ठीक है, राव जोधा और कुंभा के मध्य ये संधि हुई है। देखो इसकी एक बात इंपॉर्टेंट और है, जब ये संधि हुई 1453 में, तो राव जोधा के एक पुत्री थी जिसका नाम था श्रृंगार देवी। क्या नाम था? श्रृंगार देवी। श्रृंगार देवी का जो विवाह हुआ था कुंभा के पुत्र रायमल के साथ में हो जाता है। तो राव जोधा की पुत्री थी जिसका नाम था श्रृंगार देवी। श्रृंगार देवी का विवाह है जो कुंभा का पुत्र था, कुंभा का पुत्र का क्या नाम था? कुंभा के पुत्र रायमल के साथ में जोधा की पुत्री का विवाह हो गया। जोधा की पुत्री कौन है? श्रृंगार देवी। श्रृंगार देवी आती है मेवाड़ में, और इसने बेटा यहाँ पर मेवाड़ में एक बावड़ी का निर्माण करवाया। किस बावड़ी का? बावड़ी बड़ी प्रसिद्ध है, और वो बावड़ी आपकी गोसुंदा बावड़ी। श्रृंगार देवी ने चित्तौड़गढ़ में गोसुंदा बावड़ी का निर्माण करवाया था। तो मुझे उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आई होगी। अवल बावल की संधि भी आपकी समझ में आई होगी। हम एक बार फिर से देखते हैं अवल बावल की संधि क्यों, ठीक है। तो जो अवल बावल की संधि हुई थी बेटा वो आपके 1453 में हुई थी। किस किसके मध्य हुई है? तो ये हुई है राणा कुंभा और राव जोधा के मध्य अवल बावल की संधि हुई है। इसको मेवाड़ मारवाड़ की संधि भी बोल सकते हो आप। इसका मुख्य केंद्र यानी अवल बावल की संधि का मुख्य केंद्र सोजत पाली को बनाया गया था। इसके बाद में यह निर्धारित किया गया कि जिस क्षेत्र में सर्वाधिक वृक्ष खेजड़ी का है वह मारवाड़ का क्षेत्र होगा, जिसमें आम के सर्वाधिक वृक्ष है वो किसके होगा? मेवाड़ का क्षेत्र होगा। और राव जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह किया था, वो कुंभा के पुत्र रायमल के साथ में कर दिया था, ठीक है। अब देखो अब एक और बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है कि राणा कुंभा के समय समकालीन, एक बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है, समकालीन मुस्लिम शासक। बेटा एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि राणा कुंभा, निम्न में से राणा कुंभा के समय कौन सा मुस्लिम समकालीन शासक था? तो देखो जो राणा कुंभा मेवाड़ के शासक है, उस समय राणा कुंभा के समकालीन आसपास के जो क्षेत्र थे वहाँ पर 3 मुस्लिम शासक थे, नागौर, इसके बाद में मालवा और एक है गुजरात। हम तीनों की बात करते हैं कि तीनों क्षेत्र के कौन कौन मुस्लिम शासक थे। सबसे पहले हम मालवा की बात करेंगे क्योंकि मालवा के साथ में इनका एक युद्ध भी होने वाला है। और मालवा का शासक था उस समय महमूद खिलजी प्रथम। कौन था? महमूद खिलजी प्रथम मालवा का शासक था। गुजरात, ठीक है, तो गुजरात का उस समय शासक था कुतुबुद्दीन शाह। मुस्लिम शासक कौन था? मालवा का महमूद खिलजी प्रथम मुस्लिम शासक था। उसके बाद में गुजरात का मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन शाह था। इसके बाद में तीसरा है आपके नागौर। कौन था? नागौर। तो नागौर का उस समय शासक था शमश खां। यही आगे चलकर नागौर विवाद का मुख्य कारण बनेगा। कौन? शमश खां को क्या होगा, कैसे होगा, हम उनके बारे में बात करेंगे। फिर नागौर को कुंभा ने जीत लिया था। तो बेटा ये आपको इंपॉर्टेंट रूप से ध्यान रखना है कि कुंभा के समकालीन यानी राणा कुंभा के समकालीन जो है मुस्लिम शासक कौन कौन थे। तो राणा कुंभा के समय 3 समकालीन मुस्लिम शासक थे। सबसे पहले मालवा का था आपके महमूद खिलजी प्रथम, ठीक है। दूसरा था गुजरात का शासक उस समय मुस्लिम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन शाह। नागौर का शमश खां था। बेटा ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे हम चलते हैं। अब देखो राणा कुंभा के समकालीन मालवा का शासक कौन है? महमूद खिलजी प्रथम है,
ठीक है, हमने बात कर ली। अब इसके साथ में युद्ध होगा बेटा, क्या होगा, युद्ध होगा। और युद्ध को कौन जीतेगा, राणा कुंभा जीतेगा। इस खुशी में विजय स्तंभ का निर्माण होगा, उसकी हम डिटेल के साथ में बात करते हैं। देखो हमने जाना था कि इनका पिता कौन था, तो इनका पिता था बेटा आपके मोक्कल। कौन था, मोक्कल। और मोक्कल की हत्या किसने की थी, चाचा व मेरा ने। किसने की थी, चाचा व मेरा ने इनकी हत्या की थी। अब देखो ध्यान से समझना, राणा कुंभा का पिता है मोक्कल, मोक्कल की हत्या चाचा व मेरा ने की थी। और इनका पुत्र था, उसका नाम था महपा पंवार, महपा पंवार। और है आपके साथ में महपा पंवार था। एक तो इनका पुत्र था महपा पंवार और एक था बेटा आपके सामने एक्का। ध्यान रह जाएगा। राणा कुंभा का पिता कौन है, मोक्कल है। मोक्कल की हत्या चाचा व मेरा ने की थी। चाचा व मेरा कौन था, मैं कई बार बता चुका हूं कि खेता के दासी पुत्र कौन थे, चाचा व मेरा थे। ठीक है, चाचा व मेरा ने मोक्कल की हत्या की थी। तो उस समय इनके पुत्र थे, चाचा के पुत्र और मेरा के पुत्र थे। इनका नाम था महपा पंवार और अक्का, ये दोनों भी शामिल थे बेटा। ठीक है, जब रणमल को राघव देव के साथ में इसके दमन के लिए भेजा गया था, कुंभा के द्वारा पहला कार्य जो किया गया था, उस समय ये तो मर गए बेटा, चाचा व मेरा तो मारे गए, लेकिन ये दोनों बच गए। इनके पुत्र क्या है, बच गए। और ये भागकर कहां पर चले गए, ये भागकर किसकी शरण में चले गए, ये चले गए मालवा के शासक उस समय, मालवा। तो मालवा का शासक था उस समय महमूद खिलजी प्रथम। अभी हमने बात की थी कि मालवा का मुस्लिम शासक कौन था, तो महमूद खिलजी प्रथम था। अब देखो जब ये यहां पर शरण ले लेते हैं तो कुंभा के द्वारा इनको मांगा जाता है, किससे, मालवा के शासक महमूद खिलजी से कुंभा के द्वारा इनको मांगा जाता है। जब मांगा गया तो महमूद खिलजी ने मना कर दिया कि मैं इनको नहीं देने वाला। जब इनको नहीं दिया गया कुंभा के द्वारा जब मांगा गया और महमूद खिलजी ने जब मना किया तो इनके मध्य बेटा फा हो गए, यानी कि इनके मध्य युद्ध हो गया। कुंभा और मालवा शासक महमूद खिलजी के मध्य एक युद्ध हुआ, जिसको बोलते हैं मालवा विजय या सारंगपुर का युद्ध। ध्यान से समझते हैं, सारंगपुर का युद्ध इंपॉर्टेंट है। तो देखो हम बात कर लेते हैं किसके विरोध में होता, हम कारण भी हमारे को पता होना चाहिए। सारंगपुर का युद्ध, इसको ही बोलते हैं बेटा मालवा विजय। कब की है, यानी कि मालवा विजय 1437 की। कब की है, 1437 की। ध्यान से समझना, सारंगपुर का युद्ध, इसके बाद में इसको ही बोलते हैं मालवा का युद्ध या मालवा विजय। ठीक है, सारंगपुर का युद्ध हुआ क्यों था कि महपा और अक्का कहाँ पर चले गए थे, भागकर मालवा के यहाँ पर चले गए थे। ठीक है, महमूद खिलजी के जब कुंभा के द्वारा मांगा गया तो महमूद खिलजी ने मना कर दिया देने से। जैसे ही मना किया, इन दोनों के मध्य फा यानी कि इन दोनों के मध्य युद्ध होगा, जिसको बोलते हैं सारंगपुर का युद्ध या मालवा विजय। किस किस के मध्य हुआ, देखो ये युद्ध कब हुआ, 1437 ईस्वी में सारंगपुर का युद्ध हुआ था। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था। सारंगपुर का युद्ध 1437 में हुआ था। किस किस के मध्य हुआ ये भी हम जानना चाहे तो एक तरफ है राणा कुंभा और सामने है महमूद खिलजी प्रथम। कौन था, महमूद खिलजी प्रथम और कुंभा के मध्य यानी राणा कुंभा के मध्य सारंगपुर का युद्ध हुआ था। इसमें विजय कौन रहा, विजय की हम बात करें तो इसमें कुंभा जी विजय रहते हैं। लेकिन सारंगपुर के युद्ध में कुंभा विजय होता है और महमूद खिलजी हारता है। जैसे ही महमूद खिलजी हारता है, कुंभा ने महमूद खिलजी को पकड़ लिया बेटा। क्या कर लिया, पकड़ लेता है और 6 महीने तक इसको कैद रखता है। ध्यान रखना, 6 माह तक कैद रखा। ठीक है, अब देखो बेटा, कुंभा ने जैसे ही सारंगपुर का युद्ध विजय हुआ, कुंभा जीतता है, जीतते ही 6 माह तक कैद कर लेता है। किसको, महमूद खिलजी को कैद कर लेता है। अब बेटा ये कैद करने की प्रथा शुरू हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद में भी शासकों के द्वारा जो है युद्ध होगा, यदि विपरीत में जो होगा हारता है तो उसको कैद कर लिया जाएगा। ऐसी घटना फिर से आपके सामने आने वाली है। अब देखो यहाँ पर विजय हो गई कुंभा की। कुंभा ने विजय जैसे ही पाई, इस खुशी में
इस खुशी में कुंभा के द्वारा एक विशेष प्रकार का कार्य किया गया जो मेवाड़ के इतिहास में आज भी प्रमाणिक है और आज भी इतिहास उसकी गाथा को गाता है। यानी कि इसकी खुशी में, सारंगपुर युद्ध की खुशी में कुंभा के द्वारा विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया। विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। अब देखो, विजय स्तंभ को हमारे को स्पेशली पढ़ना पड़ेगा, तो इतनी सी जगह में आने वाला नहीं है, हम पूरा देख लेते हैं। तो ध्यान रखना है कि जो विजय स्तंभ का निर्माण हुआ था वो सारंगपुर युद्ध के जीतने की खुशी में हुआ था। ठीक है, किसने करवाया था विजय स्तंभ का निर्माण? तो राणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था। अब देखो ध्यान से समझना, विजय स्तंभ, ठीक है, विजय स्तंभ। सबसे पहले हम इसकी कुछ बातें करें तो ये किसने बनवाई है, निर्माण की बात करें। देखो बात करें तो पूरी करें तो निर्माण के कार्य तो राणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया है। किसने करवाया? राणा कुंभा ने करवाया है। किस खुशी में करवाया है? तो वह आपके सारंगपुर युद्ध इन्होंने जीता था, उस खुशी में इसका निर्माण करवाया है। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 कितनी है बेटा? 9 मंजिला है और 120 से 122 फीट है बेटा। ध्यान रखना है, जो विजय स्तंभ है वो कितने मंजिल का है? विजय स्तंभ 9 मंजिला है और इसकी ऊंचाई की हम बात करें तो 120 से 122 फीट ऊंचा है बेटा। कितना? 120 से 122 फीट ऊंचा है। इसका जब निर्माण किया गया तो इसमें 90 लाख रुपए का क्या आया था? खर्चा आया था, 90 लाख का खर्चा। ठीक है, इसमें कुल कितनी सीढ़ियां हैं? 157 इसमें कुल सीढ़ियां है। इसका निर्माण हुआ था उसमें कितने वर्ष लगे थे? तो इसके निर्माण में कुल 8 वर्ष लगे थे बेटा। किसके? इसके निर्माण में कुल 8 वर्ष आपके लगते हैं। इसके बाद में देखो, जो इसकी तीसरी मंजिल है उस पर 9 बार अरबी भाषा में, यानी कि तीसरी मंजिल पर 9 बार अरबी भाषा में क्या लिखा हुआ है? अल्लाह लिखा हुआ है। ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट है कि इसकी जो तीसरी मंजिल है उस पर, तीसरी मंजिल पर अरबी भाषा में 9 बार क्या लिखा हुआ है? अल्लाह लिखा हुआ है। और इसकी जो 8वीं मंजिल है उसमें किसी भी प्रकार की कोई मूर्ति नहीं है। क्या नहीं है? किसी भी प्रकार की कोई मूर्ति नहीं है। देखो आगे हम बात करते हैं, आगे हम इसकी बात करें, यानी कि हमने बात कर ली है कि इसकी तीसरी मंजिल पर 9 बार अरबी भाषा में क्या लिखा हुआ है? अल्लाह लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद में देखो, जो विजय स्तंभ है इसको क्या बोलते हैं? तो विजय स्तंभ को बोलते हैं बेटा मूर्तियों का अजायब घर भी इसको बोलते हैं। यहाँ देख लेते हैं हम इसको क्या बोलते हैं? मूर्तियों का अजायब घर। यानी कि मूर्तियों का अजायब घर किसको बोलते हैं? तो मूर्तियों का अजायब घर बेटा आपके विजय स्तंभ को बोलते हैं। अब देखो इंपॉर्टेंट है, इसका शिल्पी कौन था? यानी कि कई बार एग्जाम में पूछा है कि विजय स्तंभ का शिल्पी कौन था। तो बेटा विजय स्तंभ का शिल्पी है आपके जेता है जेता मापा, पामा बाद में आएगा, जेता मापा पामा पुंजा। ठीक है, इसका शिल्पी कौन था? जेता मापा पामा और पुंजा, ये इसके शिल्पी है। देखो इसके बाद में जो विजय स्तंभ है वो भगवान विष्णु को समर्पित है। किसको? भगवान विष्णु को समर्पित है, यानी कि इसको विष्णु ध्वज कहते हैं। विजय स्तंभ को क्या बोलते हैं? तो विजय स्तंभ के एक तो ये आपके उपनाम हो गया, यानी कि इसको मूर्तियों का अजायब घर बोलते हैं, और यह भगवान विष्णु को समर्पित है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? इसे विष्णु ध्वज बोलते हैं। अब देखो इसके बाद में एक और हम बात करें, इंपॉर्टेंट है कि इस पर 1949 एक डेट आती है आपके सामने, 1949, यानी कि 1949 पर विजय स्तंभ पर 1 रुपये की
डाक टिकट जारी की गई थी। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है कि विजय स्तंभ पर डाक टिकट कब जारी की गई। तो 1949 ईस्वी में विजय स्तंभ पर बेटा डाक टिकट आपके जारी की गई थी, और वह डाक टिकट थी वो 1 रुपए की डाक टिकट जारी की गई थी। अब देखो आगे हम बात करें तो इसकी हम आगे और बात करें। डाक टिकट जारी हो गई, तो जब डाक टिकट जारी हुई तो राजस्थान की पहली इमारत थी बेटा, यानी कि राजस्थान की पहली इमारत है जिस पर आपके डाक टिकट जारी हुई है। यानी कि राजस्थान की डाक टिकट जारी होने वाली पहली इमारत कौन है, तो वो आपके सामने विजय स्तंभ है। और विजय स्तंभ पर जो पहली बार डाक टिकट जारी की गई 1949 में की गई, और यह जो डाक टिकट थी वो 1 रुपए की डाक टिकट आपके जारी की गई थी। और यदि हम इसके निर्माण की बात करें कि इसका निर्माण कब हुआ था, तो इसका निर्माण हुआ था बेटा आपके 1400, यानी कि इसका निर्माण हुआ था 1440 में इसका निर्माण शुरू हुआ था, और कब तक चला था, यानी कि 1448 तक इसका निर्माण कार्य चला था। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसकी 8वीं मंजिल पर किसी भी प्रकार का कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। 3री मंजिल पर 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह लिखा हुआ है। साथ में हम बात करें कि ये राजस्थान पुलिस का क्या है बेटा, प्रतीक चिन्ह है। किसका, तो ये राजस्थान पुलिस, यानी कि राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह। साथ में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, यानी कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह क्या है, वो आपके विजय स्तंभ। आप देखना राजस्थान पुलिस की जब वर्दी होती है उसका इधर लोगो लगा होता है, शोल्डर पर जो लोगो लगा होता है वो विजय स्तंभ का लगा होता है। यानी कि इस प्रकार से लोगो जो लगा होता है और राजस्थान पुलिस की जो वर्दी पर लोगो लगा होता है वो विजय स्तंभ का लगा होता है। तो बेटा ये थी आपके सामने विजय स्तंभ। ऐसे हम बात और करेंगे इसकी 9वीं मंजिल पर क्या क्या लगा हुआ है, क्या विशेष बात है, उसकी और बात करने वाले हैं हम। तो बेटा इसको एक बार देख लीजिए, विजय स्तंभ का निर्माण राजा किसके देखो एक बार देख लीजिए आप फिर से इसको। विजय स्तंभ का जो निर्माण करवाया गया वो राणा कुंभा के द्वारा करवाया गया, और कब से कब करवाया गया, तो 1440 से 1448 के मध्य इसका निर्माण करवाया गया। किस खुशी में, तो सारंगपुर युद्ध की खुशी में राणा कुंभा के द्वारा जो है आपके विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया था। विजय स्तंभ कितना मंजिला है, तो विजय स्तंभ 14 मंजिला है बेटा, और इसकी ऊंचाई 120 से 122 फीट है। 157 इसमें कुल सीढ़ियां है। जब इसको बनाया गया तो इसमें 90 लाख रुपए का खर्चा आ गया था। इसके बाद में इसमें 57 सीढ़ियां है। 8 वर्षों तक का इसको समय लगा था, यानी 1440 से 1448 तक, यानी 8 वर्षों तक का समय लगा था। इसको मूर्तियों का अजायब घर बोलते हैं। किसको, विजय स्तंभ को मूर्तियों का अजायब घर बोलते हैं। इसका शिल्पी कौन था, तो जेता मापा पामा पुंजा इसके शिल्पी थे। इसमें भगवान विष्णु की पहली मंजिल पर मूर्ति लगी हुई है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, विष्णु ध्वज भी बोलते हैं। 1949 में विजय स्तंभ पर पहली बार डाक टिकट जारी किया गया 1 रुपए का। यह राजस्थान की पहली इमारत थी जिस पर 1 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था। ठीक है, मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में हम बात करते हैं 9वीं मंजिल की, कि 9वीं मंजिल पर क्या खास है बेटा। 9वीं मंजिल पर इससे भी इंपॉर्टेंट कार्य हुआ है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो कंफ्यूजन कर देगा आपके सामने। अभी देखो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कंफ्यूजन करेगा, इसकी 9वीं मंजिल पर क्या लिखा हुआ है, कैसे क्या है। तो हम बात करेंगे इसकी 9वीं मंजिल की। ठीक है, हम बात कर रहे थे बेटा विजय स्तंभ की। किसकी बात कर रहे थे, विजय स्तंभ की। ठीक है, तो विजय स्तंभ की देखो 9वीं मंजिल। देखिए 9वीं मंजिल क्यों इंपॉर्टेंट है, कि जो विजय स्तंभ की 9वीं मंजिल है बेटा उस पर क्या लगा हुआ है, तो इस पर लगा हुआ है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लगी हुई है। क्या लगी हुई है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, यानी कि इसकी 9वीं मंजिल पर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लगी हुई है। अब कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में किसका वर्णन है, क्या है, तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में कुंभा का जो शासन काल था, कुंभा के काल का वर्णन मिलता है बेटा। यानी कुंभा के काल का इसमें वर्णन मिलता है। और इसकी रचना किसने की थी, तो अत्रि व महेश ने। यह बात इंपॉर्टेंट है, महेश कई बार पूछी जा चुकी है एग्जाम में। ठीक है, इनको बोलते हैं अभी कवि, ये एक बार पूछा गया था। देखो 9वीं मंजिल पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि 9वीं मंजिल पर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लगी हुई है, यानी कि विजय स्तंभ
विजय स्तंभ की 9वीं मंजिल पर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लगी हुई है। इसमें किसका वर्णन है? तो राणा कुंभा का इसमें वर्णन है। राणा कुंभा के काल का इसमें इतिहास मिलता है। ठीक है, इसकी रचना किसने की थी? अत्रि और महेश ने। यह बात इंपॉर्टेंट है कि इसका रचनाकार कौन था। कई बार पूछा गया है कि कीर्ति स्तंभ का रचनाकार कौन था। तो कीर्ति स्तंभ का कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का रचनाकार कौन था? तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का जो रचनाकार था वो अत्रि व महेश था। एक बार तो उसने यह भी पूछा कि इसका रचनाकार कौन है, और ऑप्शन में उसने अभी कवि दिया था। तो ध्यान रखना है, अभी कवि अत्रि महेश ने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना की थी। अब देखो आपके सामने डाउट हो जाएगा। कैसे डाउट हो जाएगा? एक नाम आता है बेटा कीर्ति, देखो यह कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। ये क्या है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। एक आता है बेटा आपके सामने कीर्ति स्तंभ, एक नाम आता है आपके कीर्ति स्तंभ। क्या आता है? कीर्ति स्तंभ। ध्यान रखना, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति अलग है और कीर्ति स्तंभ अलग है, दोनों अलग अलग है। आप इनको एक मत कर देना कहीं पर। इसको बोलते हैं बेटा, इसका हम उपनाम दे सकते हैं, तो इसको बोलते हैं जैन कीर्ति स्तंभ। क्या बोलते हैं? जैन कीर्ति स्तंभ बोलते हैं। इसका निर्माण बेटा 18वीं शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था? जो कीर्ति स्तंभ है उसका निर्माण 18वीं शताब्दी में जैन व्यापारी जीजा के द्वारा किया गया था। यानी कि कोई व्यक्ति था जिसका नाम था जीजा। जैन व्यापारी जीजा के द्वारा कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया गया था 18वीं शताब्दी में। कब करवाया गया था? 18वीं शताब्दी में जैन व्यापारी जीजा के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। अब देखो इसमें हम बात करें तो बेटा इसमें कितनी मंजिल है आपके, उसको अलग छोड़ दीजिए। इसमें बेटा 7 मंजिल है। किसमें? ठीक है, 7 मंजिल है। 7 में जो कीर्ति स्तंभ है उसमें बेटा आपके 7 मंजिल है। और 7 में हम बात करें तो इसमें कुल कितनी सीढ़ियां है? तो इसमें 7 मंजिल का ये है। और इसमें ऊंचाई, ये क्या है? ऊंचाई है 57 फीट, ये ऊंचा है। देखो कौन सा? जो कीर्ति स्तंभ है, जैन कीर्ति स्तंभ जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, 18वीं शताब्दी में बना, जैन व्यापारी जीजा के द्वारा बनाया गया है। इसमें 57 फीट ऊंची इसकी ऊंचाई है, 7 मंजिल का यह बना हुआ है। साथ में हम बात करें कि ये किसको समर्पित है, तो जैन, यानी कि ये किसको समर्पित है? तो जैन तीर्थंकर आपके पहले, यानी जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे जिनका नाम था आदिनाथ, जिनको ही बोलते हैं ऋषभ देव। यानी कि किसको समर्पित है? जो कीर्ति स्तंभ है वो जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है। देखो बेटा ध्यान से समझना, विजय स्तंभ अलग है। विजय स्तंभ की 9वीं मंजिल पर क्या लगा हुआ है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लगी हुई है। और साथ में ध्यान रखना है कीर्ति स्तंभ अलग है। आपको मुझे विश्वास है कि ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ध्यान से समझना बेटा, यदि आपने कुछ मिस्टेक की तो ये दोनों एक हो जाएंगे। क्या? कीर्ति स्तंभ और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति ये दोनों एक हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो आगे हम बात करते हैं कुंभा की। आज बातें पूरी वैसे होगी नहीं, हम कल भी इनकी बात करेंगे। देखो आगे हम चलते हैं। कर्नल जेम्स टोड ने जो आपके विजय स्तंभ था उसको क्या कहा है? तो कर्नल जेम्स टोड ने इसको कहा है कि कुतुब मीनार से सुंदर बताया है। ये थोड़ी सी बात आपको ध्यान रखनी है कि कर्नल जेम्स टोड ने विजय स्तंभ को क्या कहा है? तो विजय स्तंभ को कहा है कुतुब मीनार से भी सुंदर। ये टोड ने कहा था, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। अब देखो, अब बेटा कुंभा के विरोध में एक फिर से कार्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कि गुजरात का शासक कौन था? मुस्लिम शासक था। और मालवा का शासक भी कौन था? मुस्लिम शासक था। ये देखो, ठीक है, इधर है मुस्लिम शासक और इधर भी कौन है? मुस्लिम शासक। तो इन दोनों ने क्या किया बेटा? नीचे ही नीचे मिलकर हाथ मिला लिया। क्या किया? नीचे ही नीचे मिलकर हाथ मिला लिया और इन दोनों ने एक संधि की। और उस संधि का नाम है आपके चंपानेर की संधि। ध्यान रह जाएगा, उस संधि का नाम है बेटा आपके चंपानेर की संधि। कब हुई थी? 1456 में। ठीक है, और इनका दमन कब हो जाएगा? 57 में हो जाएगा। देखो बेटा, मेवाड़ का शासक कुंभा है। कुंभा के विरोध में गुजरात व किसकी मध्य हुई थी? गुजरात टू मालवा, यानी कि मालवा। ठीक है,
गुजरात का शासक उस समय कौन था? तो गुजरात का शासक था, हमने बात की थी, कुतुबुद्दीन शाह। कौन था? कुतुबुद्दीन शाह था। और यहाँ पर कौन था जिसको पकड़कर 6 महीने तक कैद रखा और फिर छोड़ दिया था? तो यहाँ पर था आपके बेटा आपके महमूद खिलजी प्रथम। ठीक है, देखो ये दोनों ही क्या थे? इधर कौन है? खिलजी है, इधर है बेटा आपके खिलजी प्रथम यानी कि महमूद खिलजी प्रथम, और इधर है शाह। इन दोनों ने क्या किया? नीचे ही नीचे मिलकर हाथ मिला लिया, यानी कि किसके विरोध में? कि दोनों ने यह निर्णय लिया कि हम संयुक्त रूप से सेना को एक साथ किस पर आक्रमण करेंगे? यानी कि कुंभा पर आक्रमण करेंगे, और कुंभा को हम पराजित कर लेंगे, और आधे आधे मेवाड़ को आधे आधे हम बांट लेंगे। अब देखो चंपानेर की संधि हो गई कुंभा के विरोध में। जैसे ये संधि हुई, कुंभा को पता चला, कुंभा ने क्या किया? पैसों का धन लालच देकर, यानी कि पैसों या धन का लालच देकर गुजरात को किसके पक्ष में कर लिया? अपने पक्ष में कर लिया। और बेटा फिर खिलजी को पछाड़ता है, यानी कि फिर इसके बाद में होता है इनके मध्य एक युद्ध होता है बेटा, उसका नाम था आपके, इनके मध्य एक युद्ध होता है जिसका नाम था बदनौर का युद्ध। किसका नाम था? बदनौर का युद्ध। 1 साल बाद में हो जाएगा, संधि 1456 में हुई है, तो बदनौर का युद्ध हो जाएगा भीलवाड़ा में। ठीक है, चंपानेर की संधि 1456 में हुई है। गुजरात और मालवा, गुजरात के शासक कौन है? कुतुबुद्दीन शाह है, और आपके मालवा के शासक कौन है? महमूद खिलजी। यानी कि इन दोनों ने संधि कर ली किसके? कुंभा के विरोध में। कुंभा बड़ा चतुर था, चालाक था, उसने क्या किया? पैसे देकर गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन शाह को अपने पक्ष में कर लिया। कुतुबुद्दीन शाह को जैसे ही पक्ष में किया, बचा कौन? महमूद खिलजी प्रथम। पहले भी इसको पछाड़ चुका है, अब फिर इसको पछाड़ देगा। इसको पछाड़ा कहां पर? बदनौर का युद्ध हुआ बेटा इसके 1 साल बाद, संधि के 1 साल बाद में बदनौर का युद्ध भीलवाड़ा में हुआ था 1457 में। किस किस के मध्य? वही है, एक तरफ कुंभा, यानी ये है, यानी कि चंपानेर की संधि में जो थे वही इसमें युद्ध में शामिल थे। इसमें विजय किसकी होती है? वह इंपॉर्टेंट है। विजय हुई थी बेटा कुंभा की। किसकी? कुंभा की इसमें विजय होती है, और कुंभा फिर खुश होता है। पहली कुशी में, यानी कि सारंगपुर की कुशी में पहला जो निर्माण कार्य करवाया कुंभा ने, वो करवाया था विजय स्तंभ का निर्माण। और यहाँ पर एक माता का मंदिर बनवा देगा कुंभा। यहाँ पर जैसे बदनौर का युद्ध जीतता है, ठीक है, चंपानेर की संधि के विरोध में जो युद्ध हुआ बदनौर का, वह युद्ध जीतता है, और फिर से कुंभा एक निर्माण कार्य करवा देगा। उसका नाम था बेटा आपके, इसके कुशी में उसने करवाया था द्वितीय मालवा विजय। यानी कि यहाँ पर स्पेशली रूप से मालवा बच गया। क्यों बच गया? क्योंकि इसको तो धन लालच, पैसे लालच देकर इसको तो अपने और निपटा लिया। बचा कौन था? स्पेशली मालवा था। तो दूसरे मालवा विजय की खुशी में इसने एक माता का मंदिर का निर्माण करवाया, और उस माता का नाम है बेटा कुशाल माता। यानी कि कुशाल माता का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राणा कुंभा ने करवाया था बदनौर की युद्ध के जीतने की खुशी में, या द्वितीय मालवा विजय की खुशी में। ठीक है, कहां पर है ये? भीलवाड़ा में। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया होगा बेटा। जब चंपानेर की संधि हुई थी उससे पहले कुंभा ने एक कार्य और किया था, वो हमारा रह गया, उसको भी हम देख लेते हैं एक बार साथ के साथ ही। कि जब चंपानेर की संधि हुई थी उससे पहले बेटा कुंभा ने की थी नागौर विजय। क्या की थी? नागौर। लेकिन नागौर विजय कब की थी कुंभा ने? 1451 में। क्योंकि चंपानेर की संधि हुई है 56 में। कब हुई थी चंपानेर की संधि? 1456 में चंपानेर की संधि होती है। इससे पहले ही नागौर विजय कर लेता है कुंभा। देखो क्या बात बनी भक्तों। देखो हम बात करते हैं कि नागौर का उस समय शासक था, शासक यानी कि नागौर का शासक था बेटा आपके फिरोज खां। कौन था? नागौर का शासक था फिरोज खां। अब देखो नागौर का शासक कौन है? फिरोज खां है। इसका बेटा, इसकी जब मृत्यु हुई, जब फिरोज खां की मृत्यु हुई, तो इसका एक तो पुत्र है बेटा। वास्तविक में इसका उत्तराधिकारी कौन है? तो इसका पुत्र है, उसका नाम है शमस खां। हमने बात की है, कि कुंभा के समकालीन नागौर का शासक कौन है? शमस खां। अब बेटा देखो इसकी मृत्यु के बाद में इसका पुत्र कौन था? शमस खां। देखो वैसे तो शासक बनने का अधिकार किसको है? शमस खां को है। लेकिन इसका एक भाई था जिसका नाम था मुजाहिद खान। यानी कि जो फिरोज खां था उसका एक भाई था मुजाहिद खान। इन दोनों के मध्य बेटा उत्तराधिकार संघर्ष शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है?
यानी कि इन दोनों के मध्य उत्तराधिकार संघर्ष शुरू हो जाता है। इसने क्या किया, इसके भाई ने, फिरोज खां के भाई ने, मुजाहिद खान ने इसको क्या किया, समस खां को नागौर से भगा दिया, निकाल दिया। जैसे ही निकाला, समस खां किसके पास में आ गया, सहायता किसकी ली इसने कुंभा की सहायता ली। समस खां को जैसे ही निकाला, किसके, मुजाहिद खान के द्वारा समस खां को निकाला, समस खां तुरंत मेवाड़ में आया और किसकी सहायता लेता है, राणा कुंभा की सहायता लेता है। कुंभा जाता है, मुजाहिद खान को वहां से हटाता है और नागौर का शासक किसको बना देता है, नागौर का शासक आपके बना देता है बेटा, नागौर का शासक, जो नागौर का शासक बना दिया आपके, वो समस खां को बना दिया। अब देखो यहां पर शर्त तय हुई थी, यानी कि संधि हुई थी कुछ, यहां पर राणा कुंभा व समस खां के बीच में संधि होती है। उस संधि की शर्तों के अनुसार जैसे ही कुंभा मेवाड़ आता है, मेवाड़ आने के बाद में समस खां ने नागौर दुर्ग का निर्माण कार्य शुरू कर दिया, यानी कि आंतरिक रूप से उसको मजबूत करना शुरू कर दिया। इस बात का पता चला आपके कुंभा को जैसे ही पता चला, कुंभा को बुरा लगा और कुंभा तुरंत प्रभाव से नागौर पर आक्रमण करता है और नागौर को कौन जीत लेता है, कुंभा जी जीत लेता है और अपने अधिकार में ले लेता है। और समस खां को समस खां यहाँ से चला गया था। ठीक है, तो ये थी बेटा आपकी नागौर विजय। आपको मुझे उम्मीद है कि समझ में आई होगी। अब देखो आगे हम बात करते हैं नागौर विजय के बाद में क्या बात बनी। तो इसके बाद में जो ये था ना समस खां, वो कहाँ पर चला गया था, गुजरात चला गया था। कहाँ पर चला गया था, गुजरात चला गया था। इसके बाद में देखो कुंभा है। अब देखो हम एक बात और कर लेते हैं, कुंभा की हत्या, मृत्यु की बात कर लेते हैं, हत्या नहीं बोलेंगे, मृत्यु। यानी कि कुंभा की मृत्यु कैसे हुई, कब हुई, किसने की, इसके बारे में हम जानते हैं। तो देखो बात है 1468 ईस्वी की। कब है, 1468 ईस्वी की। वैसे हम पढ़ चुके हैं कि मेवाड़ का पितृहंता कौन था, उदा था, हमने पढ़ा था। ठीक है, अब देखो इधर क्या बात हुई। राणा कुंभा है, राणा कुंभा का एक पुत्र था जिसका नाम था बेटा आपके उदा। कौन था, इसका ज्येष्ठ पुत्र था, बड़ा पुत्र था। राणा कुंभा का बड़ा पुत्र या ज्येष्ठ पुत्र आप बोल सकते हो, कौन था, उदा था। ठीक है, कौन था, उदा था बेटा। राणा कुंभा का ज्येष्ठ पुत्र कौन है, उदा है। और उदा ने 1468 ईस्वी में बेटा आपके कुंभा की क्या कर दी, हत्या कर दी, हत्या कर दी। इसलिए उदा को मेवाड़ का पितृहंता कहते हैं। ठीक है, हमने बात की थी, उस दिन भी बात की थी कि मेवाड़ का पितृहंता कौन है। तो मेवाड़ का पितृहंता बेटा उदा है। आपको कमेंट करके बताना है कि मारवाड़ का पितृहंता कौन है और गुर्जर प्रतिहार जो शासक थे उनका पितृहंता कौन है, मैंने बताया है। ठीक है, और आज हम यहीं कक्षा को विराम देते हैं। वैसे ये कक्षा बहुत लंबी हो गई है, अभी तक राणा कुंभा जी पूरे नहीं हुए हैं, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है। लेकिन मेवाड़ के इतिहास में यदि सबसे बड़ा टॉपिक है तो एक महाराणा कुंभा है और एक महाराणा प्रताप है। ये आपके दो कक्षा में ही होने वाले हैं। देखो अभी तक महाराणा कुंभा का हमारे को स्थापत्य कला का पोर्शन पूरा बाकी है। जब हमने बात करेंगे कि राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक, तो नाम आता है बेटा कुंभा का। तो कुंभा की स्थापत्य कला भी आपको पढ़नी पड़ेगी, किस किस दुर्ग का निर्माण करवाया, कैसे करवाया, सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं। और इसके बाद में इनका दरबार भी बच जाएगा, इनके दरबारी कवि कौन थे, स्थापत्य, यानी कि इनका मुख्य रूप से स्थापत्य कला हमारी शेष रही है। तो आज हम कक्षा को यही विराम देते हैं। ठीक है, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये कक्षा पसंद आई होगी। ठीक है, पसंद आई हो तो कक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।